नमस्कार। अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं अनिल गुप्ता एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की चर्चा फिर उसी पर है जो इस देश के वर्तमान हालात में सबसे ज़्यादा चर्चित है, यानी कि कोरोना। आज की चर्चा का विषय है या शीर्षक कह लीजिए, अजब प्रशासन गजब तमाशा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मेरा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। महामारी से अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए सरकारों के निर्देश पर प्रशासन का कामकाज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक ओर जहां विश्व के कई देशों की सरकारों के निर्देश पर उस देश के प्रशासन ने बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करके अपने देश के नागरिकों को इस महामारी से उबारा है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व के अन्य कई देशों की सरकारों के निर्देश पर प्रशासन के कामकाज पर्याप्त न होने के कारण वहां के नागरिक अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। मेरा देश भारत दूसरी श्रेणी में आता है, जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकारों का इस महामारी से बचाव के कार्य अपर्याप्त रहे हैं। मेरे देश के लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि अजब प्रशासन गजब तमाशा। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करें तो कोरोना की पहली लहर में केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ कार्य किए। प्रधानमंत्री भी काफ़ी एक्टिव रहे। 5 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित किया गया और कोरोना संक्रमण को एक दिन में अधिकतम 1 लाख के करीब आंकड़े पर रोक दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज ज़रूरतमंदों पर कितना पहुंचा, यह तो पूर्व की तरह ही रहा। जितना लोगों तक पहुंचना था उतना लोगों तक पहुंचा, बाकी बीच में हमेशा से जो होता आया था वही हुआ। यानी कि इस महामारी के दौरान भी अधिकारी व राजनेता यहाँ भी नहीं चुके और अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चले। कोरोना की पहली लहर में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णय अपरिपक्व भी साबित हुए, जिनका खामियाजा देश की जनता ने उठाया। पहली लहर में लगभग सारे निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही लिए गए थे, इसलिए राज्य सरकारों के लिए करने को कुछ भी नहीं था। दूसरी लहर जो कि महाराष्ट्र से शुरू हुई, तब केंद्र सरकार दूसरे कार्यों में व्यस्त थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराना, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना, देश की अर्थव्यवस्था को संभालना, नए संसद भवन का निर्माण, नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के आवास का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नए विमान खरीदना इत्यादि इत्यादि। जब कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में अपने पैर फैलाना शुरू किया, तभी चुनाव आयोग ने 5 राज्यों व उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा की। खास उस वक्त केंद्र सरकार चुनावों में व्यस्त न होकर कोरोना महामारी पर ध्यान केंद्रित करती। काश तभी हमारे देश की न्यायपालिका, जो बात बात पर स्वतः संज्ञान ले लेती हैं, चुनावों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव रद्द करा देती, तो आज कोरोना का आंकड़ा एक दिन में लगभग 4 लाख मरीजों तक नहीं पहुंचता और न ही इतनी अधिक मौतें होती। एक दिन में 4 लाख मरीजों के बाद भी, चुनाव समाप्त होने के बाद भी केंद्र सरकार मौन है। अभी तक किसी भी प्रकार के राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। आश्चर्य की बात है, पश्चिम बंगाल की हार भाजपा द्वारा संचालित केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही है। विपरीत इसके वह देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अप्रैल माह में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जो कि लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास है। जनता से कहती है कि पैसे से ज़्यादा जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वयं जीवन से ज़्यादा पैसे को महत्व देती है। 4 लाख मरीज प्रतिदिन मिलने से बड़े बड़े विकसित देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। फिर तो हमारा देश, आप समझ सकते हैं। कोरोना महामारी में लगने वाली ऑक्सीजन, इंजेक्शन व दवाओं की कमी हो गई। जमाखोरों, डॉक्टरों, राजनीतिज्ञों ने अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य किए। आखिर में न्यायपालिकाओं ने स्वतः संज्ञान लेना प्रारंभ किया और सरकारों से प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। नतीजा यह हुआ कि कुंभ पर्व को बीच में ही समाप्त करना पड़ा, जो कि आयोजित ही नहीं किया जाना चाहिए था। IPL भी बीच में ही बंद करना पड़ा। हालांकि न्यायपालिकाओं ने देश में पूर्ण लॉकडाउन के बारे में सरकार को
कोई निर्देश नहीं दिए, जो कि निराशाजनक है। अपने राज्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो राज्य में लगभग पिछले 1 माह से संचारबंदी लागू है, लेकिन काफ़ी विरोधाभासों के साथ ही सरकार ने इस संचारबंदी में अपने राजस्व का ध्यान भी रखा है। सरकार ने वे सभी संस्थाएं जिनसे अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है खुली रखी हैं। सरकार ने लगभग 4000 करोड़ का एक राहत पैकेज भी घोषणा की हुई है। आइए विरोधाभासों पर एक नज़र डालते हैं। सरकार ने सभी उद्योग खुले रखे हैं। इनमें संचारबंदी और धारा 144 में भी आवागमन चालू है। पेट्रोल पंपों की सभी के लिए खुले हैं। एक और सरकार चाहती है कि सड़कों पर आवागमन कम से कम हो, दूसरी तरफ सभी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही पेट्रोल डीजल दिया जाए। आवश्यक वस्तुओं के नाम पर ट्रांसपोर्टेशन चालू है। क्या केवल आवश्यक वस्तुएं ही आ जा रही हैं? नहीं, सभी प्रकार के माल आ जा रहे हैं। दुकानदारों के यहाँ पहुँच भी रहे हैं। माल दुकानदारों के यहाँ रखने के लिए तो नहीं पहुँच रहे, यह इन सभी मालों की बिक्री भी कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में उन मालों के खरीदार भी बेरोक टोक घूम भी रहे हैं। संचारबंदी में आपको अपनी ज़रूरत का हर एक माल आसानी से उपलब्ध है। पहले दुकानदार दुकान के भीतर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते थे, अब वह दुकान के बाहर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते हैं। आर्थिक पैकेज में भी विरोधाभास नजर आता है। ऑटो रिक्शा चालकों को 1500 रुपये प्रति माह का व घरेलू कामगारों को भी 1500 रुपये प्रति माह का देने की घोषणा की गई है, जबकि ना ही ऑटो रिक्शा चालकों की कमाई बंद है और ना ही घरेलू कामगारों की। संचारबंदी में ऑटो रिक्शा चालकों को तो 24 घंटे की छूट है। घरेलू कामगार भी घरों में काम पर जा रहे हैं। एक बात और है कि इन लोगों में से बहुतों के पास बैंकों में खाते भी नहीं हैं। ऑटो रिक्शा चालकों के मामले में भी परमिट धारक अलग व्यक्ति हैं और रिक्शा चलाने वाला अलग। सरकार के अनुसार केवल परमिट धारकों को यह पैसा मिलेगा जिन्हें शायद इसकी जरूरत ही नहीं। लगभग 50% खुले बाजार की संचारबंदी समझ से बाहर है और यही कारण है कि लगभग 1 माह की संचारबंदी के बावजूद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत नहीं है। राहत पैकेज से कितना पैसा बटेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमेशा की तरह इस पैकेज में भी बंदरवांट तो होगा ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।